और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन यहां से आएगा जो हम आगे समझने वाले हैं चीजें। तो क्वेश्चन ये है, गिवन अ सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस विद अ मीन ऑफ 68 एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस एंड एज्यूमिंग अ पॉपुलेशन मीन ऑफ 70, कैलकुलेट द टी स्टैटिस्टिक फॉर द वन सैंपल टी टेस्ट। अब ये तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक सा लिया है मैंने, ठीक है ना, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया है पहले। इसमें सिर्फ टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है ना, टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमें निकालनी है सिर्फ। फॉर्मूला होता है ये, अब देख लो यहां पर 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है और एक होता है स्मॉल एस के साथ n-1। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें टी टेस्ट निकालना है तो बेसिक वाला फॉर्मूला जो है ना वो यूज करेंगे, ठीक है ना। जो कंफ्यूजन है इस फॉर्मूले की वो मैं आगे अभी क्लियर कर दूंगा। अगर फिर भी कंफ्यूजन रहती है ना, फिर भी कंफ्यूजन रहती है तो सिर्फ ये जो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला है ना जिसमें n-1 नहीं आता, ये वाला फॉर्मूला यूज करके आना एग्जाम में, तो चीजें तब भी गलत नहीं होगी, नंबर दे देगा सीबीएसई, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ने कई बार खुद ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, चाहे हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये हमें सैंपल का ही दे रखा हो तब भी। इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी ऐसा ही किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वाला फॉर्मूला भी लगा के आ जाओगे ना तो गलत नहीं करेगा सीबीएसई, मुझे 99% तो मुझे लग रहा है कि नहीं गलत करेगा। अब देखो यहां पे डालो वैल्यूज क्या है, सब कुछ यहां पे दिया हुआ है हमें। ये कितना है, ये क्या है, सैंपल मीन होता है ये, है ना, कितना दिया है 68, और ये होता है पॉपुलेशन मीन, ये हमें 70 गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, वो कितना है 8, और रूट में 25, तो -2/8, ये तो ऊपर ही जाएगा तो 5 हो जाएगा ये, तो माइनस का 10/8, माइनस का 10/8 को जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, माइनस का 5/4, और माइनस के 5/4 को जरा डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये 1.25 आएगा क्या, 1.25 आएगा क्या, तो माइनस का 1.25। देखो टी की वैल्यू, ये जो टी हम निकालते हैं ना, टी टेस्ट जो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है ना, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी होती है। तो यहां पर हमारा नेगेटिव में आ रहा है आंसर, नेगेटिव में लाके छोड़ देंगे बस, इसमें हमें करना कुछ नहीं है। इसमें तो सिर्फ वो ये कह रहा था कि वैल्यू निकालो, इसकी हमने निकाल दी, बट एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे नहीं आता एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे आता है अब हम समझेंगे आगे। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आगे भी एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। बस हो सकता है लैंग्वेज चेंज कर दे, वैल्यूज चेंज कर दे, बस पूछेंगे इस टाइप के क्वेश्चन ही, वही समझाऊंगा अभी कि किस टाइप के क्वेश्चन में कहना चाह रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन है सिंपल, इसमें हमें ये दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 35, म्यू नॉट इक्वल, अच्छा यहां पर अब चीजें देख लो पहले, सबसे पहले ना मैं यहां पर आगे बढ़ने से पहले एक चीजें समझा रहा हूं कुछ। यहां पे ना हम एक चीज ये समझते हैं कि एरिया, सॉरी एरिया नहीं, लेफ्ट टेल टेस्ट, एक होता है राइट टेल टेस्ट, और एक होता है टू टेल, ठीक है ना। लेफ्ट टेल का मतलब होता है कि जो म्यू है ना, म्यू जो मतलब नल हाइपोथेसिस जो बनेगा, ये नल हाइपोथेसिस होता है, समझाया मैंने। इसमें ये चीज और ऑल्टरनेट क्या बनेगा, ऑल्टरनेट के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले लेफ्ट टेल में, कि लेफ्ट टेल कह रहा है ना, तो इसका ऑल्टरनेट लेस देन जाएगा जो भी हमें यहां पर वैल्यू दे रखी होगी, और अगर ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन होगा, बट इक्वल टू का साइन हमेशा यही आना है, नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल रहना है, साइन यहां पर कुछ भी रहे इक्वल तो रहना ही रहना है। राइट टेल में क्या होगा, बस इसी, ये जो साइन है ना, ये साइन की ही बड़ी कंफ्यूजन है, एक तो फॉर्मूले की कंफ्यूजन तो है ही, और ये साइन की भी बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, ठीक है ना। डिस्कस कर लेना अपने किसी भी फ्रेंड से, ये होगी ही होगी बच्चों को प्रॉब्लम, ठीक है ना, बट इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया है, आगे समझेंगे अभी चीजें। राइट टेल है तो ये चीज ग्रेटर देन समथिंग, और जो भी होगी वैल्यू यहां पर, और ये चीज इक्वल टू तो आना ही आना है, अगर यहां ग्रेटर देन है तो यहां पर लेस देन आएगा। टू टेल में क्या होगा कि टू टेल में ये चीज नॉट इक्वल टू होगी, जो भी वैल्यू होगी, सॉरी इक्वल टू होगी, और ये चीज नॉट इक्वल टू होगी,
ये होता है। लेफ्ट टेल में साइन ऐसे आते हैं, राइट टेल में साइन ऐसे आते हैं, टू टेल में साइन ऐसे आते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट टेल और राइट टेल को ना हम वन टेल भी कहते हैं कंबाइंड करके, कि ये वन टेल की बात हो रही है। वन टेल की, और ये तो टू टेल है ही है, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। अब हमें क्वेश्चन में कई बार ये सोचना होता है कि वन टेल टेस्ट बनाना है या टू टेल टेस्ट बनाना है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, क्योंकि पहली बार अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इतनी इजीली समझ में नहीं आता। फिर हमें इस स्टेटमेंट में लिखना होता है, ठीक है ना, वो ज्यादा इजी है लिखना स्टेटमेंट में। अभी चलेंगे आगे क्वेश्चंस में तो फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। चलो, ये चीज समझानी थी सबसे पहले, ये मैंने थ्योरी में कवर नहीं किया था, क्वेश्चन में मैंने कहा था समझाऊंगा। अब इस वाले क्वेश्चन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंपल हमें बना के ही दिया हुआ है उन्होंने कि म्यू इक्वल टू 35 और म्यू नॉट इक्वल टू 35, यानी कि ये तो टू टेल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हमें ये चीज समझ लो पहले कि ये क्या है, फिर आगे ये क्वेश्चंस में यूज आएगा, तब फिर ये उसमें समझ लेना कि मैं किस चीज की बात कर रहा था। इसको मैं भी फिलहाल रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन देख लो क्या है। A sample of 81 items is taken whose mean is this and standard deviation is this। ये सैंपल का ही दे रखा है हमें। टेस्ट दी हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, और ये वैल्यू हमें दी हुई है। बट इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 साल पहले पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि यहां पर जो इन्होंने ऐसे वैल्यू दे रखी है ना, ये देखो लिखा है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ जेड करके, बट एक्चुअल में जेड हमारे सिलेबस में है नहीं है, ठीक है ना। अब नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये जेड करके नहीं आएंगे, तुम्हें वैल्यू लिख के आएगा बकायदा। बट चलो, अब ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है तो हम इसको समझ लेते हैं। अब नहीं आएगा ऐसे करके वैल्यू, गिवन में ना ऐसे करके नहीं लिखी आएगी, वो अलग तरीके से तुम्हें वैल्यू देगा जो टू टेल टेस्ट के हिसाब से होगी। लिखा है ना टू टेल टेस्ट, ये चलो सिंपल। यहां पर देखो ये लिखा है कि नल हाइपोथेसिस 35 ये है, और ये मतलब ये क्या है 35 क्या है, ये हमारा पॉपुलेशन मीन है। चलो वैल्यू लिख लेते हैं चीजें। ये पॉपुलेशन मीन हो गया, सैंपल साइज 81 हो गया, और सैंपल मीन हो गया ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा क्या 5, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। टी सबसे पहले वही है ना, वैल्यू निकालो टी स्टैटिस्टिक की। तो 37.5 माइनस 35 अपॉन एस यानी कि 5 और रूट में 81 माइनस का 2.5 सॉरी प्लस का 2.5 अपॉन 5, और ये ऊपर चला जाएगा 9। इसको कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स ही जाएगा और ये आ जाएगा 4.5। 4.5 आंसर आ गया। अभी यहां नहीं छोड़ना, यहां तो वो कह रहा है कि टेस्ट दी हाइपोथेसिस, टेस्ट करके बताओ हमें क्या ये चीज जो निकाली है हमने क्या ये सही है, यानी कि ये जो मीन कह रहा है वो 37.5 जो आया है सैंपल का मीन, क्या वो मैच करेगा इससे, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो कि नल हाइपोथेसिस अगर मैं स्टेटमेंट में बनाना चाहूँ ना तो क्या बनेगा, देयर इज सिग्निफिकेंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between sample mean and population mean। अगर टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन है ना तो ये वाली लाइन तो जरूर लिख के आना एग्जाम में, क्योंकि ये मैं क्यों कह रहा हूं लिखना जरूरी है, क्योंकि बेटा तुम्हारे मार्किंग स्कीम के हिसाब से जो सीबीएसई अपने सैंपल पेपर के बाद जो मार्किंग स्कीम देता है ना उसके हिसाब से वो इसके नंबर दे रहा है, और अगर नहीं लिखोगे तो काटेगा। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनेगा, इसका उल्टा ही बनेगा ना। तो देयर इज, ये लाइन रट लो, ये लाइन रट लो, बस यही लिखनी है हर बार क्वेश्चन में, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोल रखा हो, अगर टू टेल का है तो सिंपल सिंपल ये छाप दो बस। जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन होता है ना उसमें थोड़ा सा पंगा होता है कि क्या लिखना है, या साइन लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि साइन अगर लगाओगे और वो गलत लग गया तो नंबर काट लेगा सीबीएसई, और अगर तुम साइन लगा ही नहीं रहे स्टेटमेंट में ही लिख के आ रहे हो तो काटेगा नहीं नंबर। हमने स्टेटमेंट लिख दी भाई, तो स्टेटमेंट लिखने के भी नंबर हैं,
चाहे तुम साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, इस वजह से साइन में कंफ्यूजन बहुत रहती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इसका मतलब यही है जो बोल रखा है क्वेश्चन ने ना, ये चीज कि ये 35 है। देखो ये तो हो गया स्टेटमेंट में, और ये हमने ऐसे लिख दिया साइन में, ये ठीक है ना। वैसे तो यहां पर तो लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन ने खुद ही बना के दे दिया ना हमें। ये चीज सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं अबे, कि हमें आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें हमें ये लिखेंगे हम ये, और ये इंपॉर्टेंट है लिखना। चलो ये तो हो गया। अब ये जो टी वैल्यू निकल के आई है ना हमारी, जो हमने निकाली है टी वैल्यू, जो हमने निकाली है, ये हमारी वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हमने कैलकुलेट करी है वैल्यू। ये चीज अगर ग्रेटर देन आ रही है टी की गिवन वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से, तो हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, इज रिजेक्ट। देखो क्या है वैल्यू, 1.96 है, ये आई थी कितनी 4.5, ये वैल्यू ग्रेटर देन ही आ रही है 1.96 से। सिंपल हम यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिख दो या पूरा लिख दो, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। इतना लिखने के बाद, ठीक है ना, इतना लिखने के बाद लास्ट में हम ये वाली लाइन और जरूर लिखेंगे, ये वाली पूरी, कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट, अच्छा सॉरी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो ये वाली स्टेटमेंट रिजेक्ट हो गई, एक्सेप्ट क्या हो गई ये, यानी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने हमें पॉपुलेशन मीन ये दिया है, 81 आइटम्स का सैंपल किसी ने निकाला, उसने उसका मीन ये निकाला। अब हम कंक्लूजन पर आते हैं ना, कि जो हमने ये सैंपल का मीन निकाला है, क्या ये हमारा सही है, क्या ये पॉपुलेशन मीन से मैच हो रहा है। पहली स्टेटमेंट थी कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दूसरी स्टेटमेंट है कि डिफरेंस है, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब ये लिखा, टी टेस्ट किया, टी टेस्ट करने के बाद नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, सब कुछ इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेनली जो प्रेफरेंस है वो नल हाइपोथेसिस को दी जाएगी। नल हाइपोथेसिस इस केस में रिजेक्ट हो गया, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट तो रिजेक्ट हो गई, कि जो वो कह रहा था कि डिफरेंस नहीं है पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये लिखेंगे हम लास्ट में, यहां पर कॉपी करेंगे पूरी स्टेटमेंट, कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन की पूरी प्रेजेंटेशन करके आनी है, अगर पूरे 3 नंबर चाहिए हैं तो, ठीक है ना। अगर पूरे 3 नंबर चाहिए हैं तो, इससे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह निकालना हो तो वो निकाल के दिखा देना। तो यहां पर 81 - 1 यानी कि 80 आ जाएगा। इसका वैसे कोई खास यूज है नहीं है, बस ऐसे हमने वैल्यूज लिख दी, और सबसे पहले ये स्टेटमेंट बनाओगे, फिर ये वैल्यूज जो होगी क्वेश्चन में होगी वो उतार देना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर लास्ट में ये करके दिखाना, और लास्ट में वो स्टेटमेंट जरूर लिखना। तो इस तरीके से तुम्हारी मार्किंग स्कीम चलेगी, कि आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, 1 नंबर इसका, फिर आधा नंबर इसका, फिर 1 नंबर उसका, लास्ट में जो लिखोगे। इस तरीके से तुम्हारे मार्किंग स्कीम से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग में 3 नंबर बैठेंगे। क्लियर होगी इतनी बात। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें तो चलो कुछ है ही नहीं। ये वाले क्वेश्चन पर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन, अभी तो असली क्वेश्चन स्टार्ट हुए नहीं है, ये समझ लो, असली क्वेश्चन अभी स्टार्ट होने हैं, जहां पर कंफ्यूजन स्टार्ट होगी। A random sample size 16 has 53 as mean. The sum of squares of the deviation taken from the mean is this. Can this sample be regarded as taken from the population having 56 as mean? चीजें लिख लेते हैं पहले, कि n हमारा 16 है, चलो पेन चेंज करते हैं तो वाइट वाइट हो जाएगा, नहीं तो n यहां पर 16 है, सैंपल मीन यहां पर 53 है, पॉपुलेशन मीन यहां पर 56 है, और यहां पर कुछ और दिया है, इस बार ये वैल्यू दी है हमें, बताया था ना मैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये हमें इस बार निकाल के दिया ही हुआ है। ये क्यों दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका हम यूज करेंगे। चलो, नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस ये बनेगा कि जो सैंपल है ना वो पॉपुलेशन हैविंग 56 एज अ मीन से निकला है, ये नल हाइपोथेसिस है। और ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा, कि जो सैंपल है वो 56 पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन है, इससे नहीं निकाला गया, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस है, निकाला गया है, और ऑल्टरनेट क्या बन जाएगा, नहीं निकाला गया।
अब कौन सी बात सही है या नहीं है वो तो हम टेस्ट करके कंक्लूजन पर आएंगे, ठीक है ना। चलो तो अब ये क्या है, 2 सैंपल टी टेस्ट ही है, तो मैं यहां पर स्टेटमेंट की जगह पर इसको ऐसे लिख देता हूं कि 56 और ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा, नॉट 56, ठीक है ना। ये 2 सैंपल टी टेस्ट है, ये मुझे क्वेश्चन में पता चल गया। क्लियर है इतनी बात। चलो, क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन तो 2 टेल ही है, 2 टेल टेस्ट, ये मतलब ऐसे ही लिखना है हमें बस। सबसे पहले एस निकाल लो। एस के लिए मैंने बताया था कि फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे हम। अब इसमें भी 2 फॉर्मूले थे, याद है, 2 फॉर्मूले थे, देखो लेके चलता हूं तुम्हें। कहां चले गए हम, आ जाओ। ये देखो लिखवाई हुई है चीजें मैंने सारी, ये रहा, ये देखो यहां पर एक तो ये फॉर्मूला था। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो फिर इसमें आगे जब हम टी टेस्ट निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आंसर दोनों से सेम आने वाले हैं, चेक कर लेना, चाहे खुद से ट्राई कर लेना एक बार, खुद से समझ में आ जाएंगी चीजें कि आंसर दोनों से सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहां पर नीचे एन रखो और फिर सॉल्व करो, चाहे n-1 रख के सॉल्व करो, पूरा फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो चलो चीजें सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा 150, और नीचे कितना आ जाएगा देखो 16 - 1 15 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 15 लिख देता हूं। इसकी वैल्यू आ गई √10 जो कि होती है 3.16, मुझे याद थी, तो मैं नहीं आती तो निकाल लेना, ठीक है ना। चलो टी वैल्यू निकालते हैं। मैंने यहां पर n-1 रखा था तो यहां पर मैं n रख रहा हूं। 53 - 56 अपॉन में 3.16 रूट में 16, तो -3 अपॉन 3.16 इंटू में 4। इसको जरा सॉल्व कर लेता हूं मैं कैलकुलेटर से, तुम मत यूज करना कैलकुलेटर। तो ये आ जाए कितना 12 डिवाइड बाय 3.16, यानी कि माइनस में 3.79 आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब मैंने बताया कि ये वैल्यू अगर नेगेटिव में आ रही हो तो पॉजिटिव में रख लेना, ठीक है ना, पॉजिटिव में रख लेना। तो यानी कि जो टी की वैल्यू आई है ना हमारी, ये पॉजिटिव, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी किससे, जो हमें गिवन होती है वैल्यू। ऊपर लिखना चाहो तो एक स्टेप पहले वो लिख देना कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन होगी टी की क्रिटिकल वैल्यू से, ठीक है ना, जो हमें गिवन होती है, इसको क्रिटिकल वैल्यू बोलते हैं। तो क्या देखो, अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू देखूं तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू तो 3.79 होगी, जो कि बड़ी आ रही है, तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा ये। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया, अगर ये रिजेक्ट हो गया यानी कि ये रिजेक्ट हो गया, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट होगा। तो ये अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे कि वही कि जो सैंपल कैन, क्या बोला था कि कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि सैंपल कैन नॉट बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। क्वेश्चन में से लिखनी है, लैंग्वेज छापनी है बस, ठीक है ना। बस यहां पर कैन नॉट हो जाएगा, लिख देता हूं चलो कि सैंपल कैन नॉट बी टेकन from the population having 56 as mean। या फिर अगर ये भी नहीं लिखना चाहते ना तो वही लिख दो, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो वही लिख दो जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लिखवाया था, यही कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसमें वो कह रहा है कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो हमारी ये चीज अगर रिजेक्ट हो गई तो ये एक्सेप्ट हो गई ना, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा, ठीक है ना, सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में। क्या समझ आ गया बताओ। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में तुम्हारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के हमें खुद पहचानना पड़ेगा कि क्या लगा रहे हैं और स्टेटमेंट में हम क्या लिखें। मेन सारी कहानी कंफ्यूजन स्टेटमेंट लिखने की है,
सॉल्व करके रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है वो तो ईजी है बड़ा करना, वो तो ईजी है। अगर मान लो तुम्हारी स्टेटमेंट तुम्हें नहीं भी आ रही समझ में, अगर तुम्हें लग रहा कि गलत है तो आधा नंबर कट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा, ठीक है ना। बाकी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन तो ईजी ही है करना सॉल्व, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आधा नंबर भी अगर हम ना अपना छोड़े, क्योंकि अगर हमने स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट भी गलत लिखी तो लास्ट वाला कंक्लूजन भी जो हम लिखेंगे वो गलत हो जाएगा हमारा फिर, ठीक है ना। और उस चीज में हम ये भी गलती कर सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस मान लो रिजेक्ट हो रहा होगा, हम एक्सेप्ट लिख देंगे, ये भी कंफ्यूजन हो सकती है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। अ मैकेनिस्ट इज मेकिंग इंजन पार्ट्स विद एक्सल डायमीटर ऑफ 0.7 सेंटीमीटर। A random sample of 10 parts show mean diameter this with a standard deviation of this. On the basis of this sample, find if you would say that the work is inferior. अब ये वर्क इंफीरियर है, सुपीरियर है, या मशीन प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं, तो मैंने सब कवर करे हैं अभी आगे। वर्क इज इंफीरियर, इस पर हमें ध्यान देना है, इससे हम अपनी स्टेटमेंट सोचेंगे और उसके बाद हम ये सोचेंगे कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है। अब ध्यान से समझो, वो ये कहता है कि जो इंजन पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो 0.7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये तो पॉपुलेशन का है, लिख दो पहले चीजें, पॉपुलेशन मीन है ये। A random sample of 10 parts, 10 पार्ट का सैंपल लिया गया और उसका मीन निकाला तो ये पता चला कि डायमीटर का जो साइज आ रहा है वो तो ये आ रहा है, आना मतलब था ये, आ ये रहा है सैंपल के बाद, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है कितना, 0.04। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सैंपल फाइंड इफ यू वुड से दैट द, वो कह रहा है कि इस सैंपल के बेस पर बताओ कि फाइंड करो इफ यू वुड से दैट द वर्क इज इंफीरियर, कि वर्क हमारा इंफीरियर है या इंफीरियर नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स इसको वन टेल टेस्ट मान के सॉल्व करते हैं, बट थोड़ा सा अगर लॉजिक सोचोगे ना तो इसको टू टेल मानना भी गलत नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर इसको मैं वन टेल टेस्ट मान के करता, वन टेल टेस्ट मान के करता तो मैं अपना नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनाता, समझना मेरी बात। म्यू यहां पर देखो, ये मेरा ज्यादा है, मतलब ये मेरा कम है और ये मेरा ज्यादा है, सैंपल वाला ज्यादा आ रहा है ना, देख लो ये 0.7 आ रहा है और ये 0.742 आ रहा है। तो ये जो म्यू की ऑल्टरनेट पहले लिख रहा हूं, तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0.7, और अगर ये ग्रेटर देन है तो ये मेरा लेस देन इक्वल टू तो आना ही आना है, और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0.7। ये कहना है, वो ये कह रहा है कि अगर मेरा डायमीटर ये है किसी पार्ट का और अगर सैंपल में डायमीटर ये निकल के आया है तो इसका मतलब क्या है कि वर्क मेरा इंफीरियर है, कि वर्क मेरा काम खराब हो जाएगा ना। कि अगर कोई भी इंजन पार्ट है और अगर उसका डायमीटर का साइज मेरा बढ़ जाए तो फिर क्या है, वर्क मेरा खराब बनेगा ना। जो भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मशीन पर वो मेरा खराब क्वालिटी में आएगी, सही नहीं बनेगा, तो वर्क इज इंफीरियर होगा। यही तो कह रहा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीज मैं समझा रहा हूं ना, ये इतनी कंफ्यूजन है बच्चों को कि ये आज तक बच्चों को समझ नहीं आई है, पिछले साल भी नहीं, उससे पिछले साल भी नहीं, जब से ये चैप्टर बना है, जब से ये चैप्टर अप्लाइड मैथ्स में है तब से नहीं आती चीजें बच्चों को समझ में ये वाली। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में मैं ये चीज प्रेफर नहीं करता, ठीक है ना। ये चीज मैं प्रेफर नहीं करता, क्यों, लॉजिक समझो। अगर एक मशीन है, उसका कोई पार्ट है, उसमें कोई डायमीटर में कोई पार्ट बन रहा है, अगर वो बढ़ जाए, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा फेल हो जाएगा। अगर जो पार्ट है मशीन का, उसका जो डायमीटर है वो कम हो जाए, तब भी तो हमारा प्रोजेक्ट बिगड़ेगा। क्योंकि मशीन में कोई पार्ट अगर है और उसमें अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो तो एग्जैक्ट साइज होना चाहिए, तभी हमारा प्रोजेक्ट सही बनेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। तो यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन कहना कि हाँ जी ग्रेटर देन आ रहा है और नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, उसके हिसाब से हम बता देंगे कि वर्क इंफीरियर है या फिर नॉट इंफीरियर है। बट मेरे हिसाब से ये कहना गलत है, तो इस वजह से मैं इसको वन टेल टेस्ट में नहीं मानता। मैं ये कहता हूं कि इसको ये मानो,
यानी कि 0.7 अगर है तो हमारा क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे कि वर्क इज नॉट इंफीरियर। नॉट इंफीरियर आएगा यहां पर कि खराब नहीं होगा। अगर 0.7 ही है हमारा मीन, तो वर्क हमारा काम खराब नहीं होगा ना। और अगर 0.7 नहीं है, 0.7 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 0.7 से ज्यादा है या 0.7 से कम है। ज्यादा पर भी काम खराब है, कम पर भी काम खराब है, तो वर्क इज इंफीरियर। ये ऐसी चीज है कि ये समझ नहीं आती बच्चों को, ठीक है ना। अब क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इसको टू टेल टेस्ट बना रहा हूं, तो अगर तुम ये चीज नहीं लिखना चाहते मत लिखो, यहां पर लिख दो, क्योंकि टू टेल टेस्ट है ना। मैंने कहा जब भी टू टेल टेस्ट आ जाए, जब भी ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आ जाता तो हमारा काम बड़ा इजी होता है। तब तो सिंपल लिख दो, ये भी मत लिखो, चाहे चाहे ये भी मत लिखो, सिंपल लिखो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, सिंपल, ठीक है ना। बट ये चीजें समझानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैटर करती है लास्ट में स्टेटमेंट लिखने पे। तो ये चीज और ये चीज लिखने पर यहां पर मार्किंग स्कीम में तुम्हें मिलेंगे आधे नंबर या 1 नंबर भी मिल सकता है, ये इतनी सी चीज लिखने पर ही, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, बस अब तो खत्म है कहानी, अब तो बस क्वेश्चन सॉल्व ही करना है हमें। अब मैं यहां पर फॉर्मूला ये लगा रहा हूं, अब कहोगे कि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं। देखो मुझे यहां पर जो डाटा दिया हुआ है ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे दिया हुआ है, ये मुझे सैंपल का दिया हुआ है। तो मैं यहां पर अगर मुझे सैंपल का दिया हुआ है ना, तो मैं यहां पर ये कैपिटल एस नहीं है, इसको इस तरीके से मान लो, ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, ऐसे करके लिख रहा हूं मैं। सिर्फ ये एस लिखने का तरीका है, सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो मैं ऐसे करके छोटा सा एस बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ये ना यूज करोगे तो एस करके कर दोगे तो भी ठीक है। देखो आंसर पर फर्क नहीं पड़ता, यहां पर अगर तुम इसी क्वेश्चन में अगर तुम यहां पर एन लेके भी कर दोगे ना, तो भी तुम्हारा लास्ट में आंसर जो आएगा ना उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। और 99% है कि मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई नंबर काटने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने किसी एक क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज किया है और किसी एक क्वेश्चन में यहां पर एन वाला फॉर्मूला यूज किया है, और दोनों क्वेश्चन में ही हमें स्टैंडर्ड का ही दिया हुआ था, मतलब सैंपल का ही दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंफ्यूजन है कंफ्यूजन, ठीक है ना। तो कई जगह पे ऐसे है कि कहते हैं कि n ग्रेटर देन 30 हो तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब लेस देन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ग्रेटर देन हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। बट सीबीएसई के इस बार के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है उसमें n की वैल्यू, जो रैंडम सैंपल है ना, ये 16 है वैल्यू, बट उन्होंने फॉर्मूला यूज किया हुआ है ये वाला। अब बताओ, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है जो कि n की वैल्यू 16 है, तो 16 है तो इसका मतलब तो 30 से कम है, और हमें ये जो s दिया हुआ है ये भी सैंपल का दिया हुआ है। तो कंफ्यूजन तो है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। बट वही है कि बहुत जगह ये चीज क्लियर भी लिखी है कि अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है तो ये मान के करो कि ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो n-1 कर दो। और अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन होगा क्वेश्चन में तो फिर n मान के कर देना। अभी आएगा क्वेश्चन ऐसा, उसमें भी समझा दूंगा कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कैसे पता चलेगा कि ये पॉपुलेशन का है। सैंपल का तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि साफ साफ कि ये सैंपल का ही है स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। तो यही दो चीजों में कंफ्यूजन होती है इस चैप्टर में, एक तो इस फॉर्मूले में और इसमें ये स्टेटमेंट लिखने में कि ये लेस देन ग्रेटर देन क्या है, बस। और ये बहुत टीचर्स अलग तरीके से अलग वे में समझाते हैं क्योंकि बुक्स में मटेरियल सही से नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो मैंने तो कोशिश करी है कि बहुत टाइम लगा के कि सारी बुक्स छानी है, बहुत कुछ देखा है कि क्या हो सकता है, किस वे में क्या बेटर हम बच्चों को बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, वही बेटर है। चलो, तो 0.742 माइनस 0.7 अपॉन 0.04, 10-1 यानी कि 9 आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.042 आएगा, 0.042 अपॉन में 0.04
इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो √9 यानी कि 3 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करते हैं, कितना आएगा ये। तो इंटू 3 डिवाइड बाय 0.04, तो 3.15 आ रहा है, ठीक है ना, 3.15 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात? सही लिखी है सारी चीजें? हाँ, 3.15 आ रहा है। तो वही है कि टी की जो वैल्यू है ना, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन आ रही है किससे, जो हमें वैल्यू गिवन है 2.262, ठीक है ना। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा नल हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया तो ये वाली स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारी रिजेक्ट हो गई तो उसका मतलब ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो बस ये हमारा हो गया, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। तो यहां पर लिख देना कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। नहीं भी लिखना चाहते तो भी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में लिख देना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, वो लिख देना। वो भी नहीं लिखोगे तो बस खाली ये लिख देना कि वर्क इज इंफीरियर। मतलब वो लिखने के बाद ये तो लिखना ही है जरूर, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में जो मांगता है ना हमें, लास्ट में आंसर कंक्लूजन में लिखना उसी स्टेटमेंट में होता है, ठीक है ना। वो तो सिर्फ मैं एक्स्ट्रा इस वजह से लिखवा रहा हूं कि थोड़ा सा एग्जामिनर के ऊपर अच्छा सा इंप्रेशन पड़ जाएगा, और कुछ नहीं है। बस नंबर तुम्हें इतने लिखने के भी मिल जाएंगे। बताओ समझ आ गई क्या ये? ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अ फर्टिलाइजर कंपनी पैक्स द बैग्स लेवल 50 kg एंड क्लेम्स दैट द मीन मास ऑफ बैग्स इज 50 kg एंड विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में अब ध्यान से पढ़ो तो मैं समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। अब यहां पर देखो तो ये 50 है, और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया ना ये पॉपुलेशन का दिया है हमें, तो मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूं। कैपिटल एस से डिनोट कर देते हैं हम। वैसे तो मेनली हम ये पढ़ते हैं, ठीक है ना, इससे पढ़ते हैं, बट क्योंकि हम टी टेस्ट के फॉर्मूले में एस यूज करते हैं तो फिर इस वजह से हम एस ही लिख देते हैं, ठीक है ना। एन इंस्पेक्टर पॉइंट्स आउट डाउट ऑन इट्स वेट एंड टेस्ट 16 बैग्स, एन 16 हो गया। एज अ रिजल्ट ही फाइंड्स दैट द मीन मास इज दिस, ये सैंपल मीन हो गया। अब क्वेश्चन की पहले तो लैंग्वेज समझो कि क्वेश्चन में मांग क्या रहा है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि अपना बैग पैक करती है और वो बताती है कि 50, वो क्लेम करती है कि हमारा जो बैग का वेट है वो 50 kg है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 1 kg। एक इंस्पेक्टर है जिसको डाउट होता है, वो ये कहता है कि मुझे वेट में कुछ डाउट लग रहा है। अब वो 16 बैग्स का सैंपल लेता है और वो चेक करता है, और उसको पता चलता है कि जो एवरेज वेट आ रहा है वो 49.6 kg आ रहा है, यानी कि वेट कम आ रहा है। उसको डाउट होता है। अब वो कह रहा है कि इज द इंस्पेक्टर राइट इन हिज सस्पिशंस, क्या जो इंस्पेक्टर का शक है वो सही है, ये पूछ रहा है वो, ठीक है ना। क्वेश्चन सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो पूछेगा क्या, पूछ क्या रहा है वो हमसे। अब इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और ये समझते हैं कि क्या ये 2 टेल टेस्ट है या ये 1 टेल टेस्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले ये बनाना हम सीखते हैं। अब मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 1 टेल टेस्ट है, समझते हैं। चलो 1 टेल टेस्ट मान लिया कि 1 टेल टेस्ट है, तो साइन कैसे लगाएं वो समझाने का, वो तो इजी है तरीका समझने का। ये 50 है, पॉपुलेशन मीन 50 है, सैंपल मीन इससे कम है, कम आ रहा है ना, तो ऑल्टरनेट में लेस देन वाला साइन लगा दो, और 49 नहीं लिखना 50 लिखना है, यानी कि ये जो दिया होता है ना वो लिखना है। क्योंकि मेन तो इससे पता कर रहे हैं ना हम कि वेट 50 से कम है, या फिर वो कह रहा है कि मेन जो है वो 50 के इक्वल है या ज्यादा है, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन तो आना ही आना होता है। अब यहां पर क्योंकि लेस देन है तो यहां पर फिर ग्रेटर देन लगा दो, ये बन गया हमारा ये। अब अगर आप सिर्फ ये लिख के आ रहे हो तो नंबर मिल जाएंगे आपको, बट अगर वो सही है तो। बट अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये साइन मैंने सही लगाए हैं या नहीं लगाए हैं, तो फिर बेटा साइन मत लिख के आओ, साइन मत लिख के आओ, फिर स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट क्या हो सकती है, स्टेटमेंट देखो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है इज द इंस्पेक्टर राइट इन हिज सस्पिशंस, कि जो इंस्पेक्टर को शक है क्या वो सही है,
वो पूछ रहा है क्या वो सही है। अगर वेट 49 से 50 से कम आता है तो जो इंस्पेक्टर का जो शक था वो सही है, यानी कि हम यहां पर लिखेंगे कि इंस्पेक्टर इज राइट इन हिज सस्पिशंस। और जब अगर मैंने ये लिखा है कि ये राइट है तो इसमें इसका उल्टा लिख देंगे, इंस्पेक्टर इज नॉट राइट। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई कि पहले मैंने ऑल्टरनेट में क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही तो डिसाइड करूंगा ना कि क्या करना है, तो कंफ्यूजन होती है इसमें बहुत ज्यादा। अब ऑल्टरनेट मैंने बनाया है कि म्यू जो है वो 50 से कम है, तो 50 से कम पर 49.6 आता है, और जो इंस्पेक्टर है उसको पता चला था कि कम आ रहा है, तो इसका मतलब उसका शक सही था, तो इसका मतलब इंस्पेक्टर इज राइट इन हिज सस्पिशन। इसका उल्टा ऊपर लिखते हैं। अब जब ऊपर अगर मैंने पहले लिख दिया तो फिर जो ऊपर स्टेटमेंट बनाऊंगा उसका उल्टा नीचे लिख दूंगा। अब देखो, अगर आपने नल हाइपोथेसिस में ये स्टेटमेंट बना दी और ये बना दिया और ये नहीं लिखा, ये जो बॉक्स में है ना, ये बॉक्स में ये नहीं लिखा, तब भी आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, तब भी नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट में लिख के आ जाओ, ये मत लिखो, नंबर मिल जाएंगे। और अगर ये लिख पा रहे हो और साथ में स्टेटमेंट भी लिख दिया तो फिर तो कहते हैं सोने पे सुहागी वाली बात है, ठीक है ना, तो फिर तो और बढ़िया हो जाएगा। चलो और समझो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना ये समझ में आ रहा है लिखना, ना ये समझ आ रहा है, तो फिर बेटा एक ही चॉइस है, फिर तो एक ही चॉइस है कि वो कहते हैं ना कि कुछ ना होने से तो कुछ तो लिख दे, तो फिर वही है बेटा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, और देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। फिर तो वही वाली बात है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख दो, नंबर मिल गए तो बढ़िया, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आधे नंबर की बात है। क्या समझ आ गई मेरी बात? चलो बस इतना अगर लिख दिया तो निकाल दो। अब यहां पर देखो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये जो मुझे वन दिया है ना, ये वन क्या है, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इस वजह से ये एंड वाला यूज कर रहा हूं। चलो 49.6 ये कितना आएगा, 0.4 इंटू में ये ऊपर जाएगा तो 4 आएगा, 1.6 आएगा माइनस का। वही है कि मॉड में जो वैल्यू आएगी, टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है लिख देना यहां पर, वो ग्रेटर देन आ रही है कि लेस देन आ रही है, 1.6 तो छोटी आ रही है ना, हाँ लेस देन आ रहा है 1.753 से। अगर लेस देन आ रहा है तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज, या डू नॉट रिजेक्ट, नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। लेस देन आता है तो रिजेक्ट नहीं होगा। अब रिजेक्ट नहीं हुआ, ये चीज रिजेक्ट नहीं हुई, ये चीज रिजेक्ट नहीं हुई, यानी कि क्या है कि ये चीज एक्सेप्ट हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट ही तो हुआ ना, अगर एक्सेप्ट हो गया तो इसका मतलब ये आएगा, तो यानी कि क्या होगा, लिखेंगे लास्ट में कि इंस्पेक्टर इज नॉट राइट इन हिज सस्पिशन, कि यानी कि जो इंस्पेक्टर था ना उसका जो शक था वो गलत है। समझ आ गया क्या? अगर यहां पर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाता तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट हमारी रिजेक्ट हो गई, ये एक्सेप्ट हो जाएगी, तो उस केस में इंस्पेक्टर को शक है। ठीक है ना, क्लियर है? तो 3 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर के, और ऐसे ही करने हैं अगर पूरे नंबर चाहिए हैं तो। चलें आगे।
अच्छा, ये जो 15 आता है ना, 15 निकल के, ये मैंने बताया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ये, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 करके आता है। ऊपर करके दिखा देना, कोई यूज है नहीं इसका वैसे तो। इसका यूज तो बस टेबल देखने के लिए, जो टी टेस्ट की जो टेबल होती है ना, उसमें ये वैल्यू देखने के लिए होता है, बट वो वैल्यू हमें तो गिवन ही आती है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार मैं जरा वैल्यू चेक कर लूं, वैसे तो सही लिखी है, 1 मिनट दो। ठीक है, ठीक है ना, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत आते हैं एग्जाम में, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं आया हुआ ये, बट ये एडवर्टाइजमेंट वाले क्वेश्चन। A soap manufacturing company was distributing a particular brand of a soap through a large number of retail shops. Before a heavy advertisement campaign, the mean sales per week. अब एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा वो क्वेश्चन वन टेल टेस्ट का ही होगा, ठीक है ना, वन टेल ही होगा। कैसे, देखो चलो लिखते हैं, पहले चीजें लिखते हैं। क्या क्या बोला है, द मीन सेल वाज दिस दिस दिस, क्या क्या बोल दिया, बिफोर अ हैवी एडवर्टीजमेंट कैंपेन द मीन सेल्स पर वीक पर शॉप वाज 140 डजन। तो यानी कि ये क्या है, ये क्या गिवन है हमें, ये 140 क्या होना चाहिए, जरा बताओ 140 क्या होना चाहिए, ये पढ़ो लो क्वेश्चन पहले और फिर बताओ कि क्या होना चाहिए ये, है ना। तो पॉपुलेशन मीन होना चाहिए ये, उसके बाद सैंपल मीन, और एन दिया है 26 और एस दिया है कितना 16, ठीक है ना, एस हमें दिया हुआ है 16 और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है ये। चलो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस क्या बनना चाहिए और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बनना चाहिए, और ब्रैकेट में स्टेटमेंट। चलो पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, पहले स्टेटमेंट बनाते हैं। वो ये कह रहा है कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव। क्या कह रहा है वो, कि एक शॉप कंपनी है, अगर वो उसकी एवरेज सेल आती है इतनी 140 डजन, अगर वो एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाता है तो सेल बढ़ेगी ना, सेल बढ़ती है, एडवर्टीजमेंट से सेल बढ़ती है, तो एडवर्टीजमेंट से सेल बढ़ी और वो कह रहा है कि तब हमने देखा तो 147 डजन हो गई, ठीक है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि कैन यू कंसीडर द एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव, क्या एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाना हमारा, जो हमने एडवर्टीजमेंट कैंपेन किया था वो सक्सेसफुल होगा, इफेक्टिव होगा, वो ये पूछ रहा है। तो अगर सेल बढ़ गई तो इफेक्टिव है, सक्सेसफुल है, अगर सेल नहीं बढ़ी उतनी ही रही तो इफेक्टिव नहीं है, सिंपल सी बात है। तो अब कौन सी स्टेटमेंट कहां लिखें, कौन सी स्टेटमेंट कहां लिखें, यह समझने वाली बात है। मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज इफेक्टिव या सक्सेसफुल, कुछ भी लिख लो, और यहां पर इसका उल्टा आ जाएगा सिंपल, एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज नॉट इफेक्टिव या नॉट सक्सेसफुल। अगर एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है तो इसका मतलब सेल बढ़ेगी ना, 140 से तो बढ़ेगी सेल, और अगर एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेस नहीं है तो या तो उतनी रहेगी, इक्वल टू का साइन तो हमेशा नल हाइपोथेसिस में ही आना है, याद रखना, इक्वल टू का साइन हमेशा ऊपर ही लिखना है। अगर यहां पर ग्रेटर देन का साइन है तो फिर यहां पर लेस देन आना चाहिए, जो कि वैसे मेरे हिसाब से तो यहां पर साइन यही रहना चाहिए, इक्वल टू यही होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बट अब अगर देखोगे तो इस तरीके से कभी भी नोटेशन किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं है, ठीक है ना, हमेशा यही बताया गया है कि अगर यहां पर ग्रेटर देन है तो यहां पर फिर लेस देन है, और इक्वल टू तो आना ही आना है हर बार नल हाइपोथेसिस में। तो समझ आ गई क्या ये कहानी, बताओ क्या ये कहानी समझ आ गई। तो ये स्टेटमेंट पे मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूं और इस स्टेटमेंट पे मैं क्यों इतना टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि ये लिखना इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट के भी मार्क्स कटेंगे नहीं लिखोगे तो, और गलत लिखोगे तो भी कटेंगे, नहीं लिखोगे तो भी कटेंगे। और अगर तुम्हें ये स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आए कि नल हाइपोथेसिस में क्या लिखना है और इसमें क्या लिखना है, तो लास्ट में कंक्लूजन क्या दोगे, तो तभी ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम में इसके नंबर नहीं डाले, है ना, नहीं तो ये इसके लिखने के नंबर ना भी देता सीबीएसई, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई, ये वन टेल टेस्ट हो गया। तो अब क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की रिसर्च ऑलरेडी कर ली है ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगाने की जरूरत,
अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, अब देखो आगे और क्लियर होती रहेगी चीजें। डायमीटर वाला क्वेश्चन कोई आता है, कोई मशीन का पार्ट है, हमेशा टू टेल टेस्ट ही लगाओ, जिसमें बताना है कि मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं, या कोई प्रोजेक्ट है या कोई वर्क है वो खराब है या सही है। हमेशा ये लगाओ टू टेल टेस्ट, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सिंपल। और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू में मैंने बता दिया कि सिंपल सी, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, देयर इज नो सिग्निफिकेंट। हमेशा ऊपर आना है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नीचे आना है सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। टू टेल में तो ये स्टेटमेंट बड़ी काम आती है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये स्टेटमेंट भी यूज में ला सकते हो, बट वन टेल में ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते तुम। इसमें देखो, अब इसमें क्या है, ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, इसमें इंस्पेक्टर को डाउट है या नहीं है, शक है या नहीं है, वो बताना है, तो इसमें वन टेल टेस्ट का यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की पहचान बना लो, ट्रिक बना लो, और यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, लैंग्वेज चेंज होके बस यही क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, पिछले 3 सालों से लगातार ऐसा ही होता आ रहा है, और सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी क्वेश्चंस वही घुमा फिरा के आ रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा अब तक। और एडवर्टीजमेंट वाला क्वेश्चन, ये एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हो चुके हैं, जिसमें एडवर्टीजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है या नहीं है यही पूछते हैं वो। तो बस एडवर्टीजमेंट कैंपेन वाले क्वेश्चन में याद रख लो कि हमेशा ही हमें वन टेल लगाना है, और हमेशा ही यहां पर ऑल्टरनेट में ग्रेटर देन ही आएगा, क्योंकि अगर हम सेल कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के बाद अगर हमारी सेल बढ़ रही है, और वो बढ़ती है हमेशा, वो तो एक्सेप्शन वाला केस है कि अगर उसमें लिख दिया हो कि कम हो रही है, तो फिर कम हो रही है तो कोई बात नहीं, यहां पर लेस देन का साइन लगा देना, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो फिर भी यही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 99% क्वेश्चन में तो एडवर्टीजमेंट के बाद सेल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो हमेशा यहां पर ग्रेटर देन का साइन ही आना है और यही रहना है। और स्टेटमेंट भी ऐसे ही लिखनी है हमेशा कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज इफेक्टिव, एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज नॉट इफेक्टिव या सक्सेसफुल, कुछ भी यूज कर लो। बस अब यहां पर लगा दो फॉर्मूला, ठीक है ना। यहां पर हम लगा देंगे सॉरी, यहां पर तो हाँ n-1 लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहां पर वो दिया है ना स्मॉल s, तो ये कितना आ जाएगा 147 माइनस 140 अपॉन में 16, और ये आ जाएगा 26 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/16 इंटू में ये √25 हो जाएगा, ऊपर आके 5 हो जाएगा, तो 35/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 35/16 कितना आएगा जरा बताओ। $2.1875। तो बस जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, जो गिवन से छोटी आ रही है ना, 2.485 से तो छोटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर छोटी आ रही है तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा, डू नॉट रिजेक्ट। अगर ये डू नॉट रिजेक्ट है तो क्या होना चाहिए बताओ, अगर ये डू नॉट रिजेक्ट है तो क्या होना चाहिए, अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन इज नॉट इफेक्टिव, यानी कि एडवर्टीजमेंट करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ, सेल हमारी नहीं बढ़ी, ये मतलब है कहने का, समझ आ गया क्या। चलो, अ मशीन प्रोड्यूसेस वॉशर्स ऑफ द थिकनेस दिस to determine whether the machine is in proper working order. A sample of 10 washers is chosen for which the mean thickness is this and the standard deviation is this. Test the hypothesis at 5% level of significance that the machine is working in proper order. ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। अब जितना इजी लैंग्वेज में मैंने समझा दिए बाकी के क्वेश्चन, अब ये इजी लग रहा होगा। 0.50, n कितना है 10 है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना चाहते हो तो निकाल देना, लिख देना,
0.53 और ये कितना आ गया 0.03। क्या होना चाहिए नल हाइपोथेसिस? सोचो थोड़ा सा और बनाओ, बना के दिखाओ मुझे क्या होना चाहिए। यहां पर मुझे बताओ क्या होना चाहिए और ब्रैकेट में क्या आना चाहिए। सोचो, वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है, ये सोचो, फिर साइन सोचो, फिर स्टेटमेंट सोचो, ये सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या होना चाहिए? मशीन इज वर्किंग, इज नॉट वर्किंग, यही तो गलती कर रहे हो। मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। बेटा यही तो कंफ्यूजन है जो क्लियर करनी है। और यहां आ जाएगा मशीन इज वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। समझ आया नहीं आया? क्या कंफ्यूजन हुई? साइन बताओ, वैल्यू क्या, और यहां पर इक्वल टू। अभी मैंने बताया ना कि जो मशीन वाले पार्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमेशा टू टेल ही लो। अब यहां पर देखो ना कि बेटा अगर जो वॉशर की थिकनेस है वो अगर ये रहेगी तभी तो मशीन प्रॉपर चलेगी, वर्किंग ऑर्डर में रहेगी। और अगर थिकनेस ये नहीं होगी, या तो इससे ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा के केस में भी वो मशीन प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, कम के केस में भी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया ना कि ऐसे वाले क्वेश्चन में जब डायमीटर का साइज हो, मशीन में थिकनेस हो वॉशर की, या इस टाइप के क्वेश्चन में टू टेल ही लगाओ, क्योंकि लॉजिक मेरे हिसाब से सही मुझे यही लगता है। तो इस केस में क्या होगा कि मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। अब बताओ समझ आया नहीं आया? अब आ गया? तो बस स्टेटमेंट अगर हमने लिख दिया है तो निकाल दो अब टी स्टैटिस्टिक। फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, और तो 0.03 डिवाइड बाय 10-1, तो ये आ जाएगा कितना 0.03 अपॉन में 0.03 इंटू में 3, ये 0.03 आएगा क्या, 0.53 माइनस 0.5। तो यहां से क्या बचा, 3 बचा, ये तो कट ही गया ना, 3 बचा। यानी कि जो टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है हमारी, वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन आ रही है, लेस देन आ रही है? तो ग्रेटर देन आ रही है गिवन वाली वैल्यू से, क्रिटिकल की गिवन वाली वैल्यू से। तो इसका मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, तो मशीन इज नॉट वर्किंग इन प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर है इतनी बात? बेटा तुम्हारे जितने भी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने स्कूल फ्रेंड्स में इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करके देख लेना एग्जाम टाइम में, कि अगर किसी को ये चैप्टर समझ में अगर आ गया हो इतनी इजीली, सबने रट रखी होंगी चीजें, और वो भी एग्जाम में जाके गलत ही लिखेंगे वो। देखो यहाँ पर, द मीन वीकली सेल्स ऑफ अ 4-व्हीलर was 50 units per agency in 20 agencies after an advertisement campaign। अब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का क्वेश्चन आ गया तो बस सिंपल सी बात है, नल हाइपोथेसिस सोच लो क्या होना चाहिए और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सोच लो क्या होना चाहिए। तो मीन वीकली सेल्स बढ़ रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे कि वही एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वाज सक्सेसफुल। अगर सेल बढ़ेगी तो ये सक्सेसफुल होगा, और अगर सेल हमारी नहीं बढ़ी, उतनी रही, या मान लो कम हो गई, कम भी तो हो सकती है सेल, उसमें क्या है, वॉज नॉट सक्सेसफुल। जरूरी नहीं है ना कि एडवर्टीजमेंट के बाद ही सेल कम हुई है, मान लो वैसे ही बाई चांस ही सेल कम हो गई, हो सकता है।
चलो टी स्टैटिस्टिक, अब यहां पर देखो क्या है कि यहां पर फॉर्मूले में क्या यूज करना चाहोगे कि द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज टू 55 यूनिट्स पर एजेंसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स, ठीक है ना। और हमें बोला गया है द मीन वीकली सेल्स ऑफ अ 4-व्हीलर वाज 50 यूनिट्स पर एजेंसी इन 20 एजेंसीज। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूं कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं तो कर ही सकते हैं, क्या दिक्कत है। या फिर मैं ये कहता हूं कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहता, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, तो कर सकते हैं क्या, मुझे बताओ। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज टू 55 यूनिट्स पर एजेंसी विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 यूनिट्स। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन तो सैंपल का ही है, पॉपुलेशन का थोड़ी है। बट इस क्वेश्चन में मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज करना चाह रहा हूं, देखो फर्स्ट लाइन अगर पढ़ो ना, द मीन वीकली सेल्स ऑफ अ 4-व्हीलर वॉज 50 यूनिट्स पर एजेंसी इन 20 एजेंसीज। यहां पर उसने ये बोला है कि 20 एजेंसीज का मीन वीकली सेल्स 50 यूनिट्स आता है, और ये 50 यूनिट्स मैंने क्या लिया था, पॉपुलेशन का मीन है ना ये। तो वो कह रहा है कि 20 एजेंसीज का मीन मेरा ये है। और क्वेश्चन में आगे तो कहीं नहीं लिखा कि मैंने, अगर क्वेश्चन में आगे ऐसे लिखा होता कि आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द सैंपल ऑफ 20 एजेंसीज द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज टू 55 यूनिट्स, मतलब कुछ ऐसे करके लिखा होता। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, हाँ यहां देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पर ये बोला था ना कि आफ्टर द कैंपेन अ सैंपल ऑफ 26 शॉप्स वाज टेकन। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर बोला है कि कैंपेन के बाद हमने 26 शॉप्स का सैंपल निकाला और फिर देखा तो मीन वीकली सेल्स हमारी इतनी हुई। इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आफ्टर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन द मीन वीकली सेल्स इंक्रीज टू दिस। यहां पर अगर ये लिखा होता कि आफ्टर एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दिस सैंपल ऑफ 20 एजेंसीज हैज सेल्स इंक्रीज टू 55, मतलब ऐसे अगर कुछ लिखा होता तो सिंपल मैं यहां पर n-1 यूज कर सकता था ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती। अब इसमें तुम ध्यान से देखो कि इसमें एक्चुअल में सैंपल का मतलब सैंपल तो हमने निकाला ही नहीं है, मतलब एक तरीके से समझो तो टोटल ही हमारी 20 एजेंसीज हैं, एजेंसीज ही हमारी टोटल 20 ही है। यानी कि पॉपुलेशन, हमारा जो टोटल पॉपुलेशन ही है ना, वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वो 20 ही एजेंसीज पर रिसर्च कर रहे हैं बस, मतलब 20 ही एजेंसीज की सेल देख रहे हैं बस। तो 20 एजेंसीज की सेल देखी गई तो 50 आई, और उसके बाद जब एडवर्टाइजमेंट मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया उसके बाद भी जब दोबारा देखा तो 20 एजेंसीज पर ही देखा हमने कि सेल बढ़ी है या नहीं बढ़ी। क्या मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं आ रही। तो इस क्वेश्चन में मैं ये चीज यूज करना चाह रहा हूं, बट वही अगेन मैं बोलूंगा कि यहां पर क्योंकि क्योंकि यहां पर मैं ये चीज क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैं सेफ खेल रहा हूं। कहते हैं ना सेफ प्ले कर लो, मैं सेफ खेल रहा हूं। सेफ क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो हमारा स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मतलब सदाबहार है, ये वाला फॉर्मूला तो हमारा सदाबहार है। अगर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके आ रहे हैं तो गलत तो होना ही नहीं है ना, गलत तो होना ही नहीं है ये तो, क्योंकि ये तो है ही फॉर्मूला ना, ये तो बुक में भी यही फॉर्मूला दिया हुआ है। तो ये तो फॉर्मूला जब मैं यूज करके आऊंगा तो ये तो कभी गलत होगा ही नहीं ना, तो इस वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर रहा हूं। बट वही है, गलती से तुम अगर n-1 वाला भी करके आ जाओगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, 99% लग रहा है नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो अब 55 - 50, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इसमें जो n-1 वाला फॉर्मूला आता है, ये वाला, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये फॉर्मूला आर डी शर्मा में भी गिवन है। इस फॉर्मूले से सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में भी एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया है, और ये वाला फॉर्मूला ऐसा एक बार सीबीएसई ने एमसीक्यू में भी पूछा है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करता ही है ना, तभी तो है इसके बारे में। चलो
आगे क्या है 10 डिवाइड बाय 20, तो 5/10 इंटू में √20, ये कितना आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 2√5। अच्छा, एक हिंट मुझे यहां से ये भी मिली कि मैंने यहां पर √n ही क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे √5 की वैल्यू गिवन है, और √5 तो बेटा यही रख के आ सकता है, क्योंकि अगर यहां पर मैं n-1 रखूंगा तो उस केस में तो क्या होगा, उस केस में तो 19 बनेगा, √5 तो कहीं से कहीं नहीं बनेगा। तो ऐसे भी हमें हिंट मिल जाती है कई बार क्वेश्चन में। समझ आ गई बात? तो यहां से t की कैलकुलेटेड वैल्यू जो आ गई वो मेरी ग्रेटर देन आ रही है 1.729 से, यानी कि जो क्रिटिकल वैल्यू है उससे। तो यानी कि नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया तो क्या होना चाहिए, सक्सेसफुल होगी। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुल हो जाएगी। बढ़िया है, चलाओ एड। क्लियर है इतनी बात, हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, दोनों का तरीका सेम ही है, स्टेटमेंट भी लिखने का तरीका सेम ही था। चलें आगे, चलो। A nutritionist या dietitian introduced a new diet plan. Before following the plan, a group of 30 participants had an average weight of 80 kg. After the following the plan for 2 months, their average weight was 77 kg with a standard deviation of 3 kg. Test if the diet plan was effective. बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा डाइट वाला क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। अगर बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बन सकता है, बना नहीं है ऐसा क्वेश्चन अभी तक, बन गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो लिखते हैं चीजें। यहां पर देखो 80 kg क्या है हमारा, 80 kg देख लो क्या है, और स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें सैंपल का ही तो दिया हुआ है, है ना, सैंपल का ही दिया हुआ है। चलो नल हाइपोथेसिस बनाओ, क्या होना चाहिए और ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, सोचो सोचो क्या होना चाहिए। बढ़िया चीज है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन में पूछा क्या है, और फिर सोचो कि क्या होना चाहिए ऑल्टरनेट और नल हाइपोथेसिस। डाइट प्लान वाज इफेक्टिव। थोड़ा ध्यान से समझो चीजें, अभी भी मुझे लगता है तो समझ में आ नहीं रही हैं। देखो यहां पर वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एवरेज वेट देखा गया 80 kg 30 पार्टिसिपेंट्स पर, 2 महीने के लिए डाइट प्लान चलाया गया, उसके बाद देखा तो एवरेज वेट 77 हो गया। तो बेटा डाइट जब हम लेते हैं तो वेट कम ही होगा ना हमेशा, बढ़ तो सकता नहीं है, वो तो एक्सेप्शन का केस हो जाए, किसी का बढ़ जाए, बट वैसे जब डाइट प्लान अगर हम ले रहे हैं किसी डाइटिशियन से तो वो वेट कम होता है। अगर वेट कम हो रहा है तो यहां पर जो साइन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, देखो ना ये 80 था, ये 80 से 77 कम हुआ है, तो यहां पर लेस देन का साइन आएगा। अगर यहां पर लेस देन आ रहा है तो फिर यहां पर ग्रेटर देन होगा। इक्वल टू तो आना ही आना है, बस ये याद रखना, हमेशा इक्वल टू तो लगाना ही लगाना है नल हाइपोथेसिस में हमें। अब मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए, एक तरीके से समझ लो ये मतलब एडवर्टाइजिंग कैंपेन की तरह ही क्वेश्चन हो गया, बस उसमें क्या है सेल बढ़ती है एडवर्टाइजिंग के बाद, इसमें क्या है कि वेट हमारा कम हो रहा है, तो यहां पर साइन लेस देन आएगा, और एडवर्टाइजिंग वाले में यहां पर हमेशा ग्रेटर देन आता है क्योंकि सेल बढ़ती है। लॉजिक वही है, सोचने का तरीका वही है वन टेल टेस्ट ही है। नहीं आई बात समझ अभी भी? ऊपर क्या होना चाहिए और यहां पर हो जाएगा डाइट प्लान वाज इफेक्टिव। अब आगे बात समझ,
बस अगर ये आ गया तो फिर तो अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो बस क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं तो कोई दिक्कत है क्या? इस वाले फॉर्मूले इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूं n-1 की जगह पे, कोई दिक्कत है क्या? क्यों क्यों सोचते हैं थोड़ा सा, क्यों है? हाँ हाँ हाँ, लॉजिक तो यही है, सोचने का तरीका तो यही है। थोड़ी हिंट यहां से भी मिल जाएगी क्योंकि हमें वैल्यू गिवन है √10 की, और वो √10 तभी आएगा जब √30 होगा, है ना? √29 पर तो 10 नहीं आ सकता ना, लॉजिक समझ आ रहा है ना? तो ये चैप्टर कई बार तुक्के पे ही चलता है कि तुक्के पे ही चल रहा है, कोई चीजें कुछ चीजें तो तुक्के पे ही चल रही हैं, बट सही सोच रहे हैं हम, सोचने का तरीका हमारा गलत नहीं है, ठीक है ना? यहां पर मान लो अगर √10 हमें नहीं भी गिवन होता तो भी हम यहां पर, क्योंकि हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा और ये वाला क्वेश्चन देखा तो हमें समझ आई चीजें कि हाँ इसमें √n लेना बेटर है, क्योंकि वही है ना, सेफ ऑप्शन है। तो 3 डिवाइड बाय √30, तो ये कितना आ गया, -3/3 इंटू में √30, तो ये कट गया, ये आ गया माइनस में √30 को कैसे लिखें, √30 को कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √10, यही तो होगा, यही होना चाहिए ना? क्या कुछ गलत कर रहा हूं मैं, ये सही है? तो √3 की वैल्यू तो होती है 1.73, क्योंकि ये तो याद ही होती है सबको, और ये वाली वैल्यू 3.16 है, गिवन है हमें, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो या फिर √30 की पूरी वैल्यू निकाल लेना डिवीजन मेथड से, अगर मान लो √10 हमें नहीं भी गिवन आया तो 3.16 इंटू में 1.73, तो ये तो जा रहा है कुछ माइनस में 5.4668 जा रहा है, तो 5.47 लिख देता हूं, है ना? ये लिखना बेटर है, क्लियर है? तो बस मॉड में अब कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, क्योंकि नेगेटिव आ रही थी तो मॉड लगा दिया, ये चीज हमारी ग्रेटर देन ही आ रही है, तो 1.79 से 7 से, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या होगा, नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो हेंस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डाइट प्लान वॉज इफेक्टिव, तो डाइट प्लान भाई साहब इफेक्टिव होगा, तो हमें डाइट प्लान ले लेना चाहिए अगर हमें अपना वेट कम करना है तो, ठीक है ना? हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत तो है नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, और जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जिस वैरायटी के क्वेश्चन मैंने करवा दिए, मेन इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन को समझाने का तरीका, जिस तरीके से मैं इस बार लेके आया हूं, मुझे लगता है कि ये बेटर है, ये बहुत बेटर है। अब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो से भी बेटर बता रहा हूं इस बार, ठीक है ना? क्योंकि बहुत काम किया है इस चैप्टर पर, सोचा है कि क्या दिक्कत है, कि क्या दिक्कत आती है बच्चों को। The average heart rate for Indians is this: to lower their heart rate, a group of 25 people participated in an aerobics exercise program. The group was tested after 6 months to see if the group had significantly slowed their heart rate. The average heart rate for the group was 69 beats per minute, with a standard deviation of this. Was the aerobics program effective in lowering heart rate? चलो बताओ, नल हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए, सोचो और बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, अब तो इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, सोचो तभी समझ में आएंगी चीजें, कब तक रटते रहोगे? म्यू लेस देन 72, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 72। यहां पर क्या आनी चाहिए स्टेटमेंट, एरोबिक्स प्रोग्राम वॉज इफेक्टिव इन लोअरिंग हार्ट रेट, पूरा लिख लेना, और एरोबिक्स प्रोग्राम वॉज नॉट इफेक्टिव, ठीक है ना? अगर हमें एक पता चल जाए ना बस,
तो दूसरे वाला तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो तो उसका उल्टा ही है ना, ऑल्टरनेट ही है। चलो टी स्टैटिस्टिक, अच्छा यहां पर भी मैं यही वाला फॉर्मूला रखना चाह रहा हूं, क्या रखना ठीक है? क्या रखना ठीक है? सोचो। क्या? ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्ट, तो हेंस क्या होना चाहिए? अगर ये रिजेक्ट हो गया तो एरोबिक प्रोग्राम was effective in lowering heart rate। ठीक है ना? तो ये एरोबिक प्रोग्राम जो है, ये जो एक्सरसाइज है, ये इफेक्टिव रहेगी, जो हार्ट रेट है वो कम रहे, मतलब बैलेंस रहे इंडियंस की। ठीक है ना, समझ आ गया? अब ऊपर जो वैल्यूज जो हमें गिवन होती है ना, जो मैं लिख रहा था और बाकी क्वेश्चंस में, इसमें मैं नहीं लिख रहा, पर तुम लिख के आ जाना एग्जाम में। बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं, एक ये करवाऊंगा मैं, एक होमवर्क में दे दूंगा करने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी ना। 10 students are selected at random from a college and their heights is this. In the light of the data, discuss the conclusion that the mean height of the students of the college is this. सोच के बताओ, वन टेल टेस्ट है या टू टेल है? टू टेल है ना, ये तो सिंपल। यहां पर तो वही कह रहा है कि ये हाइट नहीं होगी एवरेज और ये होगी। स्टेटमेंट में लिखना, यहां पर स्टेटमेंट भी लिख के दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टू टेल में है तो स्टेटमेंट में तो चलो, यहां पर सिर्फ कंक्लूजन ही कह रहा है ना वो, कुछ ऐसा तो उसने कुछ पूछा नहीं है कि मशीन वर्किंग है या फिर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का सिस्टम या फिर जो वर्क है इंफीरियर है सुपीरियर है, वो तो नहीं पूछा कुछ। यहाँ पर तो सिंपल पूछा है कि सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कोई डिफरेंस है या नहीं है। वही ये लाइन वही कहती है कि कंक्लूजन देना है हमें, तो कंक्लूजन का मतलब तो यही है ना कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट। लिख के जरूर आना ये लाइन, खाली ये छोड़ के मत आ जाना, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब ये टू टेल वाली सिचुएशन होती है ना, जिसमें इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, तो ये लाइन सेफ है लिखना। ठीक है ना, ये लाइन लिखना बहुत सेफ है, इसके तो नंबर कटने ही नहीं है, कटेंगे ही नहीं कभी, मिलेंगे ही मिलेंगे बल्कि। सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, और यहां पर लिख देंगे कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब ये पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी ऐसे, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, तो यहां पर हमें डाटा गिवन है ऐसे, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, मीन नहीं पता सैंपल का, तो निकालना पड़ेगा खुद सब कुछ इसमें। ठीक है ना, सब कुछ इसमें खुद निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन निकालना तो हमें आता ही है ना। इस क्वेश्चन में मेहनत ज्यादा करवाएगा हमसे, अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, मतलब आ गया क्या, आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में, तो आ सकता है दोबारा भी, क्योंकि टू टेल टेस्ट जो होता है ना, जो टू टेल टेस्ट होता है, मतलब वो टॉपिक तो रिड्यूस हो गया है हमारा। अब जो हम पढ़ रहे हैं वन सैंपल टेस्ट पढ़ रहे हैं ना, वन सैंपल टी टेस्ट, टू सैंपल टी टेस्ट भी होता था पिछले साल तक, जो कि कट हो गया है अब। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी एग्जाम में रिपीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ऐड करो जरा, कितना आएगा?
1160 अपॉन 10, तो 110 आ रहा है। जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। अब मुझे निकालना पड़ेगा ये निकालना पड़ेगा मुझे। ये क्या है? ये वही है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। कैसे निकालते हैं? टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही निकालो इसको जैसे मैं बता रहा हूं। इसका स्क्वायर यानी कि ये वाली वैल्यू माइनस मीन की वैल्यू का स्क्वायर, फिर ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस इस तरीके से हमें सारी लिखनी है। ठीक है ना, ये सब हमें लिखना है। अब जरा मैं लिख लेता हूं इसको, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा लिखने का ये आलस आता है, सबसे ज्यादा बोरिंग काम है ये लिखने का। 110 माइनस 116 का स्क्वायर, तो 118 माइनस 116 का स्क्वायर प्लस 120 माइनस 116 का स्क्वायर प्लस 122 माइनस 116 का स्क्वायर। ये तो जगह भी कम पड़ेगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि अभी हमें टी टेस्ट भी निकालना है। 1 2 सॉल्व करके बताना जरा इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, इनको माइनस करके इनका स्क्वायर करना है। सारी वैल्यूज देख लो, सही लिखी है ना। तो ये 16 का स्क्वायर होगा, नंबर्स काफी बड़े जाएंगे ये। 256 प्लस ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? 144 और 64 प्लस ये आ जाएगा 36 प्लस ये आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस प्लस ये कितना आएगा? 100 और ये 128 है, भी गलत हो जाता। 144, इसको जरा ऐड करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो बेटा ना आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि है तो इजी बट एग्जाम में टाइम वेस्ट बहुत करवाएगा, और आएगा तो 3 नंबर में ही आएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि 5 में आ जाएगा। 864 आ रहा है, जरा चेक करके बताना जरा सही है क्या। ये तो ऐसा ना हो कि आगे हम चले जाएं और गलत हो जाए चीजें। कैलकुलेशन जरा मुझे बताओ क्या सही है? कर लो आराम से, थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लो। चलो यहां निकाल देते हैं। अरे यार, चलो यहां निकाल देते हैं टी टेस्ट। टी की वैल्यू निकाल देते हैं यहां पर। अच्छा उससे पहले पहले तो चलो इसे छोड़ो, पहले तो एस ही निकाल लो। अभी एस भी कहाँ निकला है? एस के लिए फॉर्मूला ये लगाओ, तो ये आ जाएगा 864 अपॉन में एन कितना था? 10 माइनस 1 यानी कि 9 आ जाएगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करो, कितना आएगा ये? इसको काट लो या फिर 9 को अलग कर लो, 3 आ जाएगा रूट के बाहर। फिर भी 864 का तो रूट निकालना ही पड़ेगा हमें। 864 डिवाइड बाय 9 करोगे तो 96 आ रहा है। अच्छा पूरा कट रहा है ये, 864 डिवाइड बाय 96। ठीक है ना, 96 का रूट करोगे तो पॉइंट में ही आएगा आंसर। तो ये आ रहा है 9.79।
9.797979 ऐसे आ रहा है, तो बस 79 करके छोड़ दो, या फिर 9.8 कर दो, ठीक है ना, 9.8 कर दो, राउंड ऑफ कर दो, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा सॉल्व करना, चल जाता है इतना, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे करता हूं मैं, एक स्लाइड और ऐड करते हैं, हाँ मिल गई, चलो ठीक है। टी अब देखो यहां पर मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं, मैंने बताया था ना कि अगर, मैंने पहले ही समझा दी थी ये वाली चीज, कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े जाए मुझे, और अगर उसमें मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं n-1 वाला, तो फिर t के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। और अगर मैं यहां पर n रख के सॉल्व कर रहा हूं, n रख के सॉल्व कर रहा हूं, तो फिर यहां पर मैं n-1 रखूंगा, आंसर दोनों से सेम आने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा हमारा 116 आया था ना, और ये 110 है, और ये कितना आया है 9.8 आया है, और n कितना था 10, तो 6 अपॉन में 9.8 इक्वल टू में √10, ऊपर चला जाएगा तो उसकी वैल्यू 1.36। इसको अब हमें सॉल्व करना है बस, कितना आता है इसको जरा देखो, तो 1.93 समथिंग आ रही है वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव में ही रहेगी, क्लियर है इतनी बात। चलो आगे आ जाओ, अब क्या करना है हमें, वही कि t की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आ रही है क्या, कितनी आ रही है 2.262 है जो गिवन है हमें, तो 2.262 यानी कि 1.93 से बड़ी है छोटी है, तो छोटी आ रही है ना, छोटी आ रही है तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस डू नॉट रिजेक्ट। अगर डू नॉट रिजेक्ट है तो बस लास्ट में हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे अपनी पूरी, कि देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। क्लियर हो गई इतनी बात, तो हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं है इसमें, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचना भी नहीं है हमें कि यहां पर क्या बनाए क्या लिखें, इसमें तो बस जो टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा कैलकुलेशन में होगा, समझ आ गया, ठीक है ना। नल हाइपोथेसिस हमारा एक मिनट, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हुआ ना, तो रिजेक्ट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट हुआ है, तो इसका मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा ना, सही है ना, क्योंकि रिजेक्ट नहीं हुआ है तो एक्सेप्ट हुआ है, तो एक्सेप्ट का तो यही था ना कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन में। ये लास्ट क्वेश्चन है, जो अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है वैसे ही करना है, सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं करना, बस इसमें ये डाटा दिया है और चीजें ये लिखी हुई है बस, और कुछ भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई कर लेना और हो जाना चाहिए, समझ आ गई बात।